अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तुर्की तैयब एर्दोआन की लीडरशिप के अंदर उनकी सरबराही में गुज़श्ता चंद सालों से बिलखुसूस और पिछली एक दिहाई से ओवरऑल जो वेस्टर्न ताकतें हैं उन्हें बहुत खटक रहा है और वो बड़ी ही पाबंदियां लगाने की भी कोशिश करते रहते हैं, तुर्की को उसके घुटनों पर लाने की या फिर उनके अपने अल्फाज में तुर्की को उसकी जगह पर लाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद तुर्की हमेशा उठकर सामने आता है, हमेशा से अपने पैरों पर खड़ा होता है उन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद। लेकिन अभी जो इक़दामात होने लगे हैं तुर्की के खिलाफ, जिनका खदशा जाहिर किया जा रहा है, वो थोड़े से तैयब एर्दोआन के लिए ज्यादा मसाइल पैदा कर सकते हैं और तुर्की की जो मईशत है, तुर्की की जो इकोनॉमी है, उसे अफेक्ट कर सकते हैं। तनाजा तो तुर्की और यूनान का है, लेकिन क्योंकि यूनान यानी कि जो ग्रीस है वो ईयू का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का, और यूरोपियन यूनियन का इजलास होने वाला है 10 से 11 दिसंबर को। और इस इजलास के अंदर 100% ये यकीन के साथ सारे ईयू के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम तुर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, हम तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, क्योंकि तुर्की जो है उसने अपना मसला हल नहीं किया ऑयल की ड्रिलिंग वाला ग्रीस के साथ, ये हमारे एक मेंबर के साथ जुल्म कर रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और है। इसके अंदर जो फ्रांस है उसका भी काफी ज्यादा किरदार है और बहाना सिर्फ ग्रीस है। ईयू जो है और यूरोपियन यूनियन तैयब एर्दोआन का मैक्रोन के खिलाफ जो पूरी कैंपेन थी उसका बदला भी ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ नेटो का रुकन है तुर्की। अब नेटो का रुकन होने की वजह से नेटो के अंदर जो तुर्की का भी नुमाइंदे गए हैं उन्होंने भी एक बड़ी चशमकुशा बात की है जो कि तैयब एर्दोआन के लिए तशवीशनाक हो सकती है। और टर्किश लीरा जो है, इनकी जो करेंसी है, उसके लिए थोड़ी सी वो खतरनाक हो सकती है और वो अमेरिका की सैंक्शंस हैं। यूएस सैंक्शंस लगा सकता है तुर्की के ऊपर, क्योंकि तुर्की खरीदेगा S-400 जो कि रशिया से वो खरीद रहा है। अभी जो S-400 एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो खरीदे है रशिया से, अमेरिका इसके ऊपर खुश नहीं है और इसकी वजह से अमेरिका की जो डिफेंस कमेटी है वो तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगा सकती है और बहुत ज्यादा तवक्को जाहिर की जा रही है। और इसके अंदर यह भी कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा, ट्रंप है या बाइडन है, तुर्की के लिए वो वैसा ही रहेगा। बाइडन जरा मीठी छुरी बन के तुर्की के खिलाफ होगा और ट्रंप जो है वो जरा एग्रेसिव होके, लेकिन ओवरऑल तैयब एर्दोआन के लिए अमेरिका की तरफ से भी मुश्किलात है। यानी टू फ्रंट्स से उसके ऊपर मुआशी सख्तियां जो हैं, सैंक्शंस जो हैं, पाबंदियां जो हैं, उसे नीचे लाने के लिए, उसकी मईशत को तबाह करने के लिए उसे उनका खतरा है। और यह सब कुछ तैयब एर्दोआन के आलम इस्लाम का लीडर बन के उभरने की सजा के तौर पर दिया जा रहा है। इनकी तमाम तर तफसीलात, पूरी डिटेल्स, ये जो इजलास होने वाला ये क्या है, ग्रीस के साथ इनका मसला क्या है, ये S-400 के ऊपर अमेरिका के अंदर क्या कार्रवाई होगी, इन सब के ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन व हज़रात, तुर्की और ग्रीस, यूनान जो है, इनका बॉर्डर आपस में लगता है और ग्रीस जो है इसके साथ तुर्की का बड़ा पुराना तनाजा है। और ये तनाजा, इसके ऊपर हम एक तफसीली वीडियो कर चुके हैं। ये तनाजा अभी से नहीं, ये 1830 से है। आप देखें कि कितना 190 साल पुराना तनाजा है। बीच में हालात बड़े अच्छे हुए, मुस्तफा कमाल अतातुर्क के दौर में फिर से हालात खराब हुए। अब 2-3 चीजें, एक इनके साथ सबसे बड़ा जो ग्रीस के साथ इनका इशू चल रहा है वो है गैस और ऑयल ड्रिलिंग के हवाले से। गैस और ऑयल की जो ड्रिलिंग है, तुर्की उसके प्लान्स बना रहा है, क्योंकि मुआहदा लूसान जो कि ट्रीटी ऑफ ल्यूजेन है वो जब खत्म होगी और 2023 के अंदर तैयब एर्दोआन के ऊपर से सर से तलवार उठ जाएगी, फिर तो वो कहीं पर भी ऑयल ड्रिलिंग कर सकेंगे तेल के लिए। अभी तो वो उस मुआहदे के पाबंद हैं जिसमें वो तकरीबन 97 ईयर से उस मुआहदे से 97 साल हो गए हैं उस मुआहदे की पासदारी कर रहा है तुर्की। तो एक तो इसकी वजह से वो लोग बड़े परेशान है। दूसरा, ग्रीस के साथ उसका ऑयल ड्रिलिंग के ऊपर इशू चल रहा है जिसके ऊपर मुज़ाकरात भी हुए और थोड़ा सा तुर्की के लिए सिचुएशन जो है वो खतरनाक भी है। और इसका अंदाजा यहां से होता है कि तुर्की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है और वो मुतालिबा वो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करें, आप सब कुछ करें। अब है क्या, अब अंकारा की तरफ से, यानी कि जो तुर्की का कैपिटल है, ऑफिशियली जो फॉरेन ऑफिस है अंकारा में, उनकी तरफ से जो बयान आया है उसका उन्होंने इल्जाम उल्टा लगाया, क्योंकि उन्हें पता है आगे क्या होने वाला है। उन्होंने क्लियर इल्जाम लगाया है ग्रीस के ऊपर
और कहा है कि ग्रीस कंटिन्यूज प्रोएक्टिव स्टेप्स डिस्पाइट टर्किश डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, यानी कि तुर्की पिछले चंद हफ्तों से यह कर रहा है कि आए मुज़ाकरात करें, हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, आए बैठे, हम ये मसला हल करते हैं, हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन ग्रीस जो है वो ये चाहता है कि ये 10 और 11 दिसंबर तक हालात ठीक ना हो। ईयू का जब यूरोपियन यूनियन के सरबराही इजलास हो और वहां पे फॉरेन मिनिस्टर आए तो वो तुर्की के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला करके ही उठे, क्योंकि मसला सिर्फ ग्रीस का नहीं है, मसला सारे यूरोप को है, मसला फ्रांस को है, मसला इमैनुअल मैक्रोन को है। और इसके अंदर उसका बयान भी है इस खबर के अंदर कि इमैनुअल मैक्रोन ने तो और फ्रांस के ऑफिशियली फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि तुर्की के ऊपर अब पाबंदियां लगाएं, बहुत हो गया, वजह है या नहीं है, हमें कोई वजह नहीं चाहिए तुर्की पे पाबंदी लगाने के लिए, सबको पता है तुर्की क्या है। यानी वो तो वजह बना रहे हैं, यानी एक तरह से जाल में फंसा रहे हैं। एक मुल्क कह रहा है आई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हम कर रहे हैं, और यही तुर्की ने अब इल्जाम लगाया है और क्लियरली पूरी दुनिया को बताया कि ये पूरा प्लॉट क्यों रचा जा रहा है। तुर्की के ऊपर पाबंदी लगाने का ये सिर्फ और सिर्फ बहाना तलाशने हैं, और ये नहीं चाहते कि कोई पीस डील हो जाए, तुर्की के साथ मामलात हल हो जाए, चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। अब मैं अगर आपको इसकी कुछ डिटेल्स बताऊं, ये तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं मेवलुत कैसलजी, इन्होंने बताया है कि हम बहुत डिप्लोमेटिक एफर्ट कर रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। और उन्होंने ये भी बात कही कि प्रॉब्लम्स विद द ईयू कैन ओनली बी सॉल्व्ड इफ दे एक्ट विद कॉमन सेंस एट द ईयू समिट एंड लेटर, कि हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ मामलात जो हैं वो सिर्फ तभी हल होंगे अगर वो कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, अपना थोड़े से ज़हन को इस्तेमाल करें ईयू समिट के अंदर और उसके बाद। यानी तुर्की को भी पता है ईयू समिट में क्या होने वाला है, तुर्की एंटिसिपेट कर रहा है, तुर्की को पता लग चुका है कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, और वो इसलिए उन्होंने ये बड़ा क्लियर मैसेज दिया है वर्ल्ड को भी और ईयू को भी कि भाई इस तरह मामलात और खराब होंगे, आप तुर्की को घुटनों पे नहीं ला सकते, ये आपने माजी में बड़ी कोशिशें कर ली। अब इसके अंदर एक और चीज आपको बताऊं कि ईयू के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इल्जाम लगाया सोमवार को, कल इस समिट से पहले सारे ईयू के फॉरेन मिनिस्टर्स ने, कि जो तुर्की है उसने मसला हल नहीं किया ग्रीस और सिप्रस के साथ नेचुरल गैस की ड्रिलिंग के मामले पे, जो कि मेडिटेरेनियन सी के अंदर है, तो इसकी वजह से अब हम इसकी रिटेलिएशन बदले के तौर पे सैंक्शंस लगाएंगे ईयू समिट में, जो कि 10 और 11 दिसंबर को होने वाला है। 2 दिन के बाद ये शुरू होगा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा और इसमें फैसले आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन ईयू के फॉरेन मिनिस्टर्स बयान जारी करते हैं, यानी कि सोमवार के दिन, उसी दिन तैयब एर्दोआन का एक वीडियो मैसेज सामने आता है जो कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने दिया। लेकिन उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा कि भाई Ankara will not tolerate any attempts made by other countries in order to confine Turkey. तुर्की को रोकने के लिए आप जो मर्जी कर लें, हम डटे हुए हैं, हम नहीं रुकेंगे। अब इसके अंदर यही होता है कि तुर्की जो है उसने बहुत ज्यादा ड्रिलिंग के लिए जो कश्तियां हैं, वेसल्स हैं, वो वहां पर भेजी हैं ताकि वहां पर मेडिटेरेनियन सी के अंदर वो एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढ सके। वो ड्रिलिंग नहीं कर रहा लेकिन वो रिसोर्सेज ढूंढ रहा है, माहौल बना रहा है। तो 2023 में तो उसके पास मौका होगा, वो उसका इंतजार तो नहीं कर सकता। तो इसके अंदर ये सब कुछ है। इस पर एतराज है ग्रीस को और इस पर एतराज है उन्हें। अब इसके अंदर मैं आपको जो फ्रांस का बताना चाहता हूं, 26 नवंबर को फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन से तुर्की पे सैंक्शंस लगाने का मुतालबा किया और उनकी वर्डिंग सोचें, वर्डिंग पे ध्यान दें, उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए फ्रांस ने यूरोपियन पार्लियामेंट से। उन्होंने कहा कि इट इज टाइम टू पनिश टर्की, यानी ये तुर्की को सजा देने का वक्त आ चुका है। तो ये पूरा माहौल इन्होंने इसलिए क्रिएट किया, ये तुर्की को घुटनों पे लाना चाहते हैं। और असल इन्हें खार ग्रीस और सिप्रस वाली नहीं है, असल इन्हें इशू इमैनुअल मैक्रोन की जो गर्दन में अटके हुए हैं तैयब एर्दोआन, और उन्हें नानी याद करवाई है बायकॉट मुहिम करके, उसे पूरी दुनिया में उसे एक्सपोज करके उसकी हिपोक्रेसी को, इन्हें उस चीज का गुस्सा है, उन्हें उस चीज के मसले हैं। दूसरी तरफ अब तुर्की के लिए जो बड़ा मसला पैदा हुआ है, होने जा रहा है, वो नेटो मुल्क है तुर्की, और नेटो मुल्क बेसिकली अमेरिका का इत्तेहाद है, यानी रशिया इस नेटो का कुछ नहीं है। रशिया एक और तंजीम है जो कि नेटो के बिल्कुल ऑपोजिट है, उसका मेंबर है। इस सब के अंदर तुर्की जो है वो नेटो का रुकन भी है और अमेरिका भी नेटो और ये सारे वेस्टर्न मुल्क हैं। तो तुर्की ने जो S-400 एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुआहदा किया रशिया के साथ, उसकी वजह से बड़े ही अरसे से ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि अब होगा ये कि ये तुर्की के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। लेकिन तुर्की के जो सफीर हैं बराए नेटो, तुर्की के नुमाइंदे जो हैं बराए नेटो, नुमाइंदा खुसूसी
उन्होंने कहा है कि वी कैन मेक श्योर दैट S-400 सिस्टम विल नॉट पोज एनी थ्रेट टू F-35 जेट्स और एनी अदर नेटो सिस्टम। यानी अमेरिका यह कह के पाबंदियां लगाएगा कि भाई आप रशिया का सिस्टम लाए हैं, रशिया वाले आपका सारा, हमारा अमेरिका का सिस्टम देख लेंगे, हमारे पूरे नेटो का सिस्टम देख लेंगे। तो तुर्की ने इस बात की क्लैरिफिकेशंस बार बार दे रहा है कि हम मेक श्योर करेंगे, वी विल इंश्योर दैट नथिंग हैपेंस, कुछ भी नहीं होगा। और इसे हम सिर्फ ले रहे हैं, हम उन्हें दे तो नहीं रहे सब कुछ, लेकिन सैंक्शंस जो लगाई जा रही हैं उसके बारे में तुर्की ने यह भी कहा है कि क्रिएट डिस्टर्बिंग कंडीशंस एंड मेक अफेक्ट टर्किश अमेरिकन बायलैटरल रिलेशनशिप इन नेगेटिव वे व्हेन टर्की एंड यूएस रियली नीड ईच अदर इन करंट ग्लोबल कंडीशन। तुर्की और अमेरिका को एक दूसरे की बड़ी ज्यादा जरूरत है इस पूरी सूरत हाल के अंदर, लेकिन मामलात खराब हो सकते हैं। यानी तुर्की बार बार वार्न कर रहा है और अपनी जो पूरी सूरत हाल है, अपनी सिचुएशन है, तुर्की उसे क्लियर कर रहा है बैक टू बैक और पूरी दुनिया को यह रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा है कि उनके साथ क्या हो सकता है और क्या कुछ किया जा सकता है और आलमी ताकतें करना क्या चाहती हैं। तो इस वक्त तुर्की के लिए बड़ा ही ये क्रूशल टाइम है, ये अगले 3-4 दिन ईयू के हवाले से और अगले 1-2 हफ्ते जो है अमेरिका के हवाले से, और दोनों तरफ से सैंक्शंस लग सकती हैं और इकोनॉमी पे बड़े एडवर्स इफेक्ट्स होंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो। और ये जो जितनी खबरें हैं सब कुछ, लेकिन तुर्की की जो कोशिशें हैं वो यही बता रही हैं कि कुछ होने जा रहा है। और हमारी दुआएं, पाकिस्तान की आवाम की दुआएं तुर्की के साथ, अल्लाह ताला तुर्की की मदद करे, तैयब एर्दोआन की मदद करे इस अजीम मिशन में जिस पर वो चल रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मखदूम साहब को इजाजत दीजिए। अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिएगा और इस मुल्क पाकिस्तान का भी ख्याल रखिएगा। जहां जहां मुसलमान कोई सी मुसीबत में है, परेशानी में, अल्लाह ताला उनकी मुसीबतों को हल करे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।